अस्सलाम वालेकुम। मैं शिराज चौधरी एक बार दोबारा से एक नई वीडियो लेकर हाजिर हो चुका हूँ। मियाँ शिराज अदरी हमारे मेहमान हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। बहुत बहुत नवाज़िश जनाब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। यूर वेलकम। आज इनसे हम तफसीलन बातचीत करने की कोशिश करेंगे। राजौरी अनंतनाग पार्लियामेंट्री सीट पर इलेक्शन हो चुके हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ स्टैंड करती है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। मेंढर असेंबली सेगमेंट के इंचार्ज भी हैं और प्रोविंशियल सेक्रेटरी भी हैं मियाँ शिराज अदरी साहब। अदरी साहब जरा ये बताइएगा, पहले हम मेंढर से शुरुआत करेंगे क्योंकि उसी असेंबली सेगमेंट के आप इंचार्ज भी हैं। ये बताइएगा मेंढर से कितना वोट नेशनल कॉन्फ्रेंस ले सकती है? इलेक्शन की गहमा गहमी का दौर है। हर कोई अपने आंकड़े पेश करने की कोशिश करता है। अब बात बहुत दूर की हो तो कोई बड़ी लंबी चौड़ी फेंकने की बात करे, लेकिन हकीकत यह है कि हकाइक में मबनी ही गुफ्तगू हो तो वही अच्छी लगती है। मैं तो आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। असल हकाइक ये हैं कि पॉलिटिक्स होनी भी चाहिए प्रोग्रेसिव मूड को लेकर के, इलाके और इलाकाई मसाइल और कौमी और मिली मफादात की खातिर। बहरहाल यहाँ पे जो इलेक्शन प्रोसेस हुआ उसके लिए इस पे मैं अपने आंकड़े पेश करने से कब आपको मुबारकबाद पेश करूंगा, आपकी पूरी मीडिया टीम का शुक्रिया अदा करूंगा कि बड़े पॉजिटिव अंदाज में आप हजरात ने इलाकाई मसाइल को उजागर किया, इलाकाई शुक्रिया मसाइल बहुत। को लीडरों की गोली बनाने की कोशिश की। यही बड़ी अच्छी बात होती है और पॉजिटिव मीडिया का यही रोल होना चाहिए कि अगर मसाइल इलेक्शन से कबल डिस्कस होते हैं तो वही मसाइल आने वाले वक्त में मौजूए बहस बना करके लीडरशिप को उसके ऊपर आमादा किया जा सकता है कि इन मसाइल का हल होना चाहिए। बहरहाल जी बड़ा लंबा शुक्रिया। दौर इलेक्शन का हुआ और बड़े लंबे दौर के बाद क्योंकि ये इलेक्शन पोस्टपोन हुआ और फिर उसके साथ साथ नई तारीख का ऐलान हुआ, पहले ही आखिरी मराहिल में था। तो बहरहाल यह है कि एक लंबी पाली खेल करके हम भी बड़े थके। आप लोगों ने भी हमें बड़ा दौड़ाया और हमने आपको भी बहुत दौड़ाया। बहरहाल यह है कि हम अपने नताइज पे जो है वो मुतमईन हैं। सबसे हाईएस्ट वोट मेंढर से नेशनल कॉन्फ्रेंस हासिल कर रही है और मैं पेशगी मुबारकबाद पेश करूंगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस सीट पे ही नहीं बल्कि तीनों सीटों के ऊपर कामयाबी से हमकिनार होते नजर आते हैं। मियाँ साहब कितने मेंढर से कितने एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितना वोट लेकर जा सकते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस? माशाल्लाह ये तो रिजल्ट 4 तारीख को आपकी नजरों के सामने आ ही जाएगा। हम करीब इंशाल्लाह ताला 40,000 से लेकर 45,000 के बीच में हमने वोट हासिल। मियाँ साहब जरा ये बताने की कोशिश करिएगा, क्या मेंढर में जो वोट पड़ा, क्या आप मानते हैं डीडीसी मेंबर इमरान जफर हो या बाकी जिनका वोट आपको मिला है, क्या उनकी वजह से भी 8 या 9 हजार वोट है सर? बात जिम्मेदार आ गई है तो मैं कर ही देना चाहता हूँ। कुछ साथियों ने हमारा नुकसान किया है, कुछ बयानात दे करके, कुछ उल्टे सीधे स्लोगन दे करके। मैं बात आपने छेड़ दी क्योंकि आप हमेशा बड़े पॉजिटिव अंदाज से बात करते रहते हैं, इसीलिए मैंने मुनासिब भी समझा कि आपके साथ इंटरव्यू कर भी किया जाए। हमारा चैनल चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन चैनल्स की जहां तक बात होती है कि चैनल अगर इलाकाई मसाइल को लेकर के तो वो मेरे लिए बड़ा चैनल। जी मैं समझता हूं कि आपके चैनल पे बड़ी दुरंदेश गुफ्तगू होती है। मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग बड़े करीब रह करके वो कहते हैं ना, अकलमंद वो अकलमंद और बेवकूफ की कहानी होती है। तो मैं कबल वक्त कहना नहीं चाह रहा था, आप शरारत कर देते हैं। आप जब शरारत कर देते हैं तो फिर बात आ ही जाती है। तो थोड़ा सा नुकसान हुआ हमें कि बेवकूफ दोस्त से अकलमंद दुश्मन अच्छा होता है। हमें कुछ साथियों के बयानात की वजह से नुकसान हुआ है, जिसमें मेरे अजीज हैं, मेरे भाई हैं इमरान जफर साहब। उन्होंने कोई बयानात ऐसे दे दिए जो गैर शरई थे और गैर शरई बयानात की वजह से जो कुछ असर पड़ा और वो असर
देखने को भी मिला और वादी कश्मीर में उसका ये असर पड़ा कि उनको उसकी तरदीद करनी चाहिए थी। बयानात होते भी हैं, बयानात हो भी जाते हैं, बाज़ औक़ात इंसान की ज़बान भी लड़खड़ा जाती है, या इंसान है, गलती का पुतला है, इंसान से जी। गलती बयानात में हो जाती है। रजू करना ईमान की जो अलामात है, और बिलख़ुसूस अव्वलन तरजीह होनी चाहिए कि हम रजू कर जाएँ। तो कोई जुमला उन्होंने इस्तेमाल किया और उस इस्तेमाल की वजह से जो है वो जिस तरीके से झंडे के ताल्लुक से कोई जुमला इस्तेमाल हुआ, तो मैं आपको बता दूँ इल्मी गुफ्तगू है। हमारे लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का तारुफ प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिया से होता है। नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए और आलम इंसानियत के लिए नमूना अमल है। जहाँ तवाफ़ खाना काबा का है, और खाना काबा के तवाफ़ के बाद किसी भी चीज़ का तवाफ़ नहीं है। तो इसी एतबार से लवाउल हम्द का जो तज़किरा है वो उसके ज़ामिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है मैदान महशर। तो यही तालीमात हमें मियाँ साहब, औलिया इकराम ने दी हैं, यही तालीमात हमें सहाबा इकराम अहले बैत अतहार के ज़रिया से हम तक पहुँची हैं। तो औलिया इकराम और बिलख़ुसूस लाल शरीफ दरबार की भी सबसे बड़ी जो बात ये है कि वहाँ गैर शरई कोई बात जो है उसको तस्लीम नहीं किया जाता। लेकिन जब हमारे इन लोग शॉर्ट ऐसे सर, बयानात दे देते हैं जिससे उनका कोई मतलब दूर तक का ताल्लुक नहीं होता है। हमारे लोग इन अपने शॉर्ट आप सर, को कहीं आप प्रमोट ये करने मानते के हैं, लिए, अपने आप को इन ज़िंदा शॉर्ट करने के लिए सियासी तौर पे मेरी अदील बात साहब को एक मुकम्मल मिनट, होने देंगे, मेरी बात को मुकम्मल होने देंगे। अपने आप को सियासी तौर पर ज़िंदा करने के लिए कुछ ऐसे लुफ़ाज़ी करते हैं जिससे लीडरशिप के ऊपर असर पड़ता है। अब मियाँ साहब मसरूफ़ थे इलेक्शन कैंपेन में, तो वो शायद वो बयान नहीं सुन पाए, अगर वो सुन लेते तो शायद वो उसकी तरदीद भी कर देते। जिस तरीके से पहले उन्होंने कोई बात उनकी ज़ुबान से निकली, उनका मकसद कहने का वो नहीं था और उन्होंने फ़ौरन तौर पर तरदीद की। बिल्कुल। और ये माशाअल्लाह एक ईमान वाले का जो ईमान वाले का तकाज़ा है कि वो अपने ईमान की पैरवी बिलख़ुसूस जो है वो उसकी इन हिफ़ाज़त शॉर्ट करते हुए इन शॉर्ट फौरी मियाँ तौर साहब, पर रुजू मियाँ करेंगे। सिराज साहब, तो मैं इन अर्ज़ शॉर्ट करना आप ये चाहूँगा कहना कि चाहते हैं, वहाँ थोड़ा-सा जी। इन शॉर्ट आप ये कहना चाहते हैं कि आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट मिला है, ना कि इमरान ज़फ़र साहब की तरफ से आया है कुछ? नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट ही मिला है। बाकी जहाँ तक भी क्योंकि बात थी वो आंकड़ा अगर हमने पहले भी कहा था कि हाँ, ये आंकड़ा 45 से अगर क्रॉस करता है, तो वो कोई दूसरा भी दावा कर सकता है। तो ये दावा वही ठीक। साथी कर सकते हैं जिन्होंने मेहनत की है और हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट ही मिला। ये तो आपके अपने असेंबली की बात हुई। बाकी का बताइएगा, पुंछ और सुरनकोट पे किस तरह देखते हैं? वहां पर कितना आपको वोट पड़ सकता है? देखिए सुरनकोट में भी हमारी पोजीशन सबसे बेहतर है और हम्म। हवेली में भी हमारी पोजीशन बहुत अच्छी है। जहाँ तक टक्कर का सवाल है, दोनों पार्टियों और कैंडिडेट्स के माबेन दोनों तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस ही हर जगह पे इन सीटों के ऊपर टक्कर देती हुई नजर आ रही है और बहुत आगे है, बहुत आगे है। और वादी कश्मीर में भी जो मुकाबला है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के दरमियान है और इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि हम ये सीट अच्छा सर, जीत ये जाएं। बताइएगा, राजौरी और पुंछ मिलाकर नेशनल कॉन्फ्रेंस कितनी लीड ले सकती है, अगर इस तरह आप बता रहे हैं सर? देखिए हमारे आंकड़ों के मुताबिक हम राजौरी पुंछ से 2.5 लाख से जायद बल्कि 2,70,000 से ऊपर वोट जो है वो ले रहे हैं और इसी अंदाज से तो वादी के पीडीपी को अंदर कितना भी दे रहे हैं? हमारे पीडीपी को कितना दे रहे हैं फिर? अब यह है कि दो पार्टियां उसके बाद मैदान में थी। अब ये उसके आंकड़े वो बयान करेंगे क्योंकि उनका कोई यहाँ प्रवक्ता है नहीं। अगर वो यहाँ होते तो जरूर वो अपनी पार्टी की बात या करते। आपकी कोई अब यहाँ आपकी असेसमेंट होगी ना अब सर? देखो आपकी अपनी असेसमेंट तो हमारा होगी, जी आपकी अपनी असेसमेंट तो होगी ना कि इतना पीडीपी को मिल जाएगा, इतने बल्ले को मिलेगा, इतना नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिलेगा। देखिए यहाँ मैं आपको एक बात की वजाहत कर दूं कि राजौरी में हालात अलग है।
पुंछ में जी हालात अलग है। लीड में राजौरी में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस है और लीड में पुंछ में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस है। कुछ इलाका जात ऐसे हैं कि जहां पर अपनी पार्टी जो है वो काफी बड़ा वोट बैंक, मतलब ये कि जज्बाती अंदाज से समझ लीजिए या किस एतबार से, कुछ इलाका जात में काफी बड़ा जो है वो नुकसान, मैं कहूंगा कि नुकसान ही नहीं बल्कि हमको तो हमारे लिए तो फायदे की बात है। वहां पे अपनी पार्टी ने वोट लिया है, अब उसकी वजह से वो उसके आंकड़े वो पेश कर सकते हैं क्योंकि उसकी पूरी तफसीलात हमारे पास। मियां साहब जरा ये समझाने की कोशिश करिएगा, क्योंकि हर नुक्कड़ में ये बात चल रही है मैंडेट को लेकर। आगे अगर असेंबली इलेक्शन होते हैं तो ये कहा जा रहा है कि अगर मियां अल्ताफ अहमद लारवी साहब जीत जाते हैं, उसके बाद जो मैंडेट है नेशनल कॉन्फ्रेंस का वो चेंज हो सकता है, शिफ्ट हो सकता है, जावेद अहमद राणा से किसी और शख्स को मिल सकता है। जी, इसमें कितनी सच्चाई? तो क्यों मियां साहब को ये पता नहीं है कि यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस की कैंपेन किसने की है? पूरे जोन पीर पंजाब, मैं बताऊं आपको। जी। मियां साहब के ताल्लुक से यहाँ अमूमी तौर पे गलत फहमियां फैलाने की बात की गई और मियां हम्म। साहब को और बिलखसूस उस दरबार को इस्तेमाल किया गया। वो जितने भी लोग दरबार का नाम लेकर के इस्तेमाल करते थे वो एक्सपोज हो गए। उन्होंने उन्होंने क्या काम किया यहाँ पे? वो तो यहाँ पे वोट दिलवाने में क्या, यहाँ पे कंपेन करने में भी नाकाम रहे, कंपेन भी नहीं कर पाए और सिर्फ एक दिन किसी के स्टेज पर आ जाने से ये जो है वो पार्टी का लीडर नहीं बनता है, इशारा बल्कि पार्टी इशारा जो है किस उसके। तरफ है? सर, ये इशारा किस तरफ कर रहे हैं आप? देखिए, मैं इशारा इशारा किसी के एक के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं उन तमाम लोगों के लिए इशारा कर रहा हूं जो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस में दावेदारी की बात करते हैं। यहाँ दावेदारी का तस्वुर ही नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जहां सिर्फ एक सीट के ऊपर जावेद राणा साहब ने कैंपेन नहीं की है, बल्कि पूरे जोन पीर पंजाल में कैंपेन की है। और यहीं तक नहीं बल्कि जावेद राणा के असर को अगर देखना है तो बारामूला के अंदर अल्लाह के फजल करम से उन्होंने वोट टर्न करवाया है। तो ये एक बड़ी बात, एक बड़ी बात है अपने आप में। नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैंडेट जावेद राणा साहब का ही है और यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो वोट या यहाँ कैंपेन हुई है वो पूरी की पूरी मेंढर के साथ साथ पीर पंजाल में जो डायरेक्शन रही है हमारे तमाम साथियों को, जिसमें चौधरी अकरम साहब बड़ा अच्छा रोल प्ले किया है, एजाज जान साहब ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। राजौरी के अंदर जितनी हमारी लीडरशिप है, मुजफ्फर इकबाल खान साहब हैं, नसीम लियाकत साहब है, राजौरी में शफकत मीर साहब है, वहां हमारी पार्टी के सदर जिला सदर शफायत खान साहब हैं, या पुंछ में राठौर साहब है। तो ये पूरी टीम है। पुंछ में बुखारी साहब हो, मुमताज बुखारी साहब हो, ताज बजाड़ साहब हो, और इसी एतबार से जितनी भी लीडरशिप है यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस में आज की तारीख में कोई किसी भी तरह से कोई लॉबी नजर ही नहीं आ रही है। जिन लोगों ने काम किया है आकर के और फ्रंट रह करके काम किया है, उनमें से कोई भी आदमी यहाँ मैंडेट के सर, लिए दावा नहीं कर रहा है, बल्कि वो पार्टी तंजीम के लिए काम कर रहे हैं। पार्टी तंजीम जानती है कि किसने कितना काम किया है, मैंडेट उसी को मिलेगा जिसने सबसे बड़ा किरदार अदा किया। शिराज साहब, 2 साल पहले मैंने शौकत चौधरी साहब का इंटरव्यू दिया था। उन्होंने उसमें पूरा जिक्र करा कि मैंडेट जो है मेंटर का जरूर चेंज होना चाहिए। उन्होंने वजूहत बताई। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस मेंटर में पांचों की पांचों डीडीसी इलेक्शन जो सीट थी वो हार गई थी। जी देखिए, इलेक्शन हारना जीतना ये सियासत के एक प्रोसेस में से है। और जहां तक वोट बैंक शेयर की बात थी, यहाँ तो बहुत सारी बातें खुल गई। आपके साथ बात करने का बड़ा मजा भी आता है। आप सादा गुफ्तगू करते हैं लेकिन बहुत बड़ी पेचीदगियां भी पैदा करते हैं। यहाँ वही लोग जो मियां साहब के लेटर लेकर के जावेद राणा साहब को कमजोर करने की बात करते रहे, आज जब मियां साहब का वक्त आया, उनमें से एक भी आदमी नजर नहीं आया। उसमें चाहे वो डीडीसी इलेक्शंस के अंदर लेकर के चोरी छुपे मियां साहब के खतूत लेकर के लोगों के घरों में जाते थे। और आपने पुंछ में जब प्रोग्राम हुआ, यहाँ पे अल्लाह बोल चैनल के माध्यम से एक प्रोग्राम हुआ था, वहां पे बहुत सारे लोग थे जो गाड़ियां लेकर के गए थे। वो लोग जब मैंडेट अनाउंस हुआ, पहले तो दरबार लार की बात करते थे, लेकिन जब लार वालों को मैंडेट मिला, ये तो बहुत अच्छा हुआ हमारे लिए कि कम से कम बड़े कंफ्यूजन हल हो गए। उनमें से आज की तारीख में वो तमाम के तमाम लोग जो है
जब उस स्टेज पर नजर नहीं आए, मियाँ साहब की मुखालिफत करते हुए नजर आए, तो क्लियर हो गया कि वो लोग कल भी मियाँ साहब का नाम बेच रहे थे, चाहे हजरत मियाँ बशीर रहमतुल्लाह अलैह का नाम बेच रहे थे या हजरत मियाँ अल्ताफ साहब का नाम बेच रहे थे। तो आज क्लियर हो गया है कि पार्टी उनमें का से जो जिस बैनर लेटर का था। आप जिक्र कर रहे हैं ना सर, शिराज जी साहब जिस लेटर का आप जिक्र कर रहे हैं ना, जिस लेटर का आप जिक्र कर रहे हैं ना, उन्हीं लेटर में से जो अहम शख्सियात हैं उनमें से उनको आप वापस अपनी जमात में ले आते हैं। ये कैसे हो जाता है पॉसिबल? देखिए, लेटर्स, अब नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है तो वो एक समंदर है। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बड़ी तंजीम है, बड़ी तहरीक है। यहाँ हर तरह के लोग हैं। यहाँ साथ में रह करके भी मुखालिफत करने वाले लोग भी हैं, वो भी एक्सपोज हो जाते हैं। साथ में रह करके कंपेन करने वाले लोग हैं, वो भी एक्सपोज हो जाते हैं। और कुछ ऐसे हमदर्द लोग भी जो घरों में बैठ करके भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिमायत करते हैं, वो भी माशाल्लाह मंजर आम पर हैं। अच्छा मैंने आपका आपको क्लियर कह दिया मैंने आपको क्लियर ये कह दिया बताइएगा, कि जितनी एक मिनट कर सीटें ले। सीटें हमने माशाल्लाह अपने बाजी साहब की शक्ल में हमने सीट जीती, तो लोगों ने कहा कि नेशनल लेकिन कॉन्फ्रेंस के वो नहीं है, बाजी लेकिन साहब की सीट ठीक है, ठीक है। शिराज साहब, वो उनका मैंने वो इंटरव्यू वापस आ करा, गए थे। उनका मैंने यहाँ इंटरव्यू पे करा, हमने उनका मैंने इंटरव्यू। बीडीसी की सीट जीती, बीडीसी की तायरा जबीन की शक्ल में हमने सीट जीती, तो वो भी हमारे साथ हमारे स्टेज पर थी। तो बहरहाल यह है कि कुछ सीटें जिनको हरवाने में बहुत कम मार्जिन से, कोई 200 वोट से, जिस तरीके से हमारी सीट जो है वो 150 वोट से नजीर एडवोकेट साहब वाली सीट हमारी हार गई। वहां पे भी जो है वो यही कार्ड खेला गया था, मियाँ साहब का ही नाम लिया गया था और कुछ लोगों इसका को यहाँ मतलब धकेल दिया शिराज गया साहब, था। मैं उस पर आऊंगा, जी। लेकिन ये बताइएगा एक मिनट। इसका मतलब कहीं ना कहीं तब गुपकार डिक्लेरेशन के हिसाब से पीडीपी को ये सीट दी गई थी, गुत्ताई वाली जो है इस साइड से। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने उसकी खिलाफवर्जी की है। आपने बोला कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की शक्ल में उतारा गया था। देखिए, कैंडिडेट जो अनाउंस हुए थे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की शक्ल में थे। अब यहाँ बहुत सारी सीटें जो थी वो बाद में जो है वो फ्रेंडली भी कॉन्टेस्ट हुई। अब ये बात अलग थी कि अब क्योंकि लोग बहुत पहले जुड़ चुके थे, मैं बताऊं आपको बड़ा क्लियर कि थोड़ा फैसला लेने में पार्टी ने भी ताखिर की, उपकार अलायंस ने भी ताखिर कर दी, जिसकी वजह से हमारा जो तंजीमी वोट था वो मियाँ फारूक साहब के साथ जुड़ चुका हुआ था। तो आप वहां से उनको वापस लाने में काफी दिक्कत हुई। जैसे जिस तरीके से अभी हालिया इलेक्शन में भी ये हुआ है कि बहुत सारे वोट जिसको बीजेपी अपने तरीके से तस्वुर कर रही थी और वो जाकर के कहीं पीडीपी के साथ मिला और पीडीपी मियां जहां साहब, नक्शे पे न होने के बावजूद भी नक्शे पे आ गई और मुकाबले में आ गई। बाद में बीजेपी ने कोशिश की कि हम अपनी पार्टी को वोट टर्न करवाते, तो वो इतना तरीके से उस अंदाज से नहीं हो पाया। तो हमारा एक मानना है शिराज कि साहब, जाहिर सी बात है, ठीक है, हम अपनी पार्टी के जो भी हमारा लीडर है जिसको हमने मैदान में उतारा था, हम अब लोग जुड़ गए थे तो वो हमारे लिए दिक्कत थी, हम उनको निकाल तो सकते नहीं थे। तो बहरहाल वो जीत करके आए तो वो हमारी तंजीम के लीडर है। शिराज साहब ये बताइएगा, क्योंकि जैसे ही वो डीडीसी बन चुके थे उसके बाद मैंने उनका इंटरव्यू किया, तो उस इंटरव्यू में उन्होंने अच्छी खासी धुलाई की नेशनल कॉन्फ्रेंस की, और बिलासपुर जावेद अहमद राना की। आज भी वो रिकॉर्ड ऑन द रिकॉर्ड है। उन्होंने तो बिल्कुल तसव्वुर नहीं किया कि मैं, उन्होंने बोला कि मैं इंडिपेंडेंट डीडीसी बना हूं, ना कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार था मैं। जी। जनाब के चैनल के ऊपर उसके बाद भी खबरें चली, मुझे पता है कि आपके चैनल पे उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, लेकिन मुमकिन है कि वो कहते हैं सुबह को बुला हुआ शाम को घर आ जाए, इसे बुला हुआ नहीं कहते हैं। आप ही के चैनल पे उन्होंने वो इंटरव्यू दिया, मुझे उसका एतराज नहीं है उस बात का। लेकिन बाद में जब उन्होंने इस अभी जो 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले बहुत सारे बयानात आप ही ने नशर किए हैं और आपके चैनल पे भी उन्होंने गुफ्तगू की है, तो उसके ऊपर क्या कहा है उन्होंने? बिल्कुल, उन्होंने कहा मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी छोड़ी नहीं है, लेकिन आप इस चीज को तो मानते हैं उन्होंने पहले तो बस पहले ये चीजें बस कही इतनी और सी उसके बाद बात ये थी। चीजें। असल में बहुत सारे लोग जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को कमजोर करके बताना चाहते थे वो कान भरते थे। और फारूक साहब थोड़े हमारे एतबार से थोड़े सीधे आदमी भी है। तो अब बाजी फारूक साहब की बात यह है कि वो सीधे होने की वजह से बहुत सारी चीजें ये दिल से ले लेते हैं। उन्होंने उनको बहुत सारे ऐसे लोगों ने आकर के घेर भी लिया था क्या कि भाई ये तो हमने वोट दिलवाया, जबकि वो उनके मुखालिफत में थे। अब हमने कहा जी कौन ठीक है, सा, देख थोड़ी सी लेते नाम हैं, बता दीजिएगा कुछ सर। अर्सा के बाद उनको भी पता चल जाएगा। वो पता चल गया जब, तो वापस आ गए वो।
अच्छा सर, एक चीज बताइएगा, आपके एक एक्स एमएलसी हैं आपकी पार्टी से, रहीम दास साहब, आप उसको बड़ा इग्नोर करते हैं हमेशा। आप मानेंगे नहीं, नहीं नहीं नहीं, लेकिन आप ऐसी इस बात चीज को नहीं है। हकीकत नहीं मानते, क्योंकि हमारी आप पार्टी के वो की रैली में वो हमारी क्यों नहीं पार्टी मौजूद होते में आपके साथ? देखिए, पार्टी में हूँ ना हूँ वो एक अलग बात है। हमारे लिए नहीं, काबिल पार्टी में तो है एहतराम ना, है वो। पार्टी में तो है वो अभी मैं भी। मैं आपसे अर्ज करूं, देखो पार्टी में होने का मतलब ये नहीं होता है। पार्टी में होने का मतलब ये होता है कि जब इंसान ओहदा लेता है तो मुसलसल पार्टी के लिए काम करता है। ये नहीं कि जी जब इस सरपंची का इलेक्शन आया तो उन्होंने मुखालफत की, हमारा कैंडिडेट वहां पर जो वहां भाटीदार से हमारे मौलाना साहब हमारे कैंडिडेट थे नेशनल जी कॉन्फ्रेंस के, तो उन्होंने मुखालफत की उनकी, मौलाना फरोजुद्दीन साहब। बहरहाल वो जीत गए। वहां पे जब डीडीसी का इलेक्शन आया तो रहमदाद साहब ने मुखालफत की हमारे डीडीसी के इलेक्शन में। हमारा बीडीसी का इलेक्शन आया तो वहां पे भी उन्होंने मुखालफत की। तो भाई बात यह है कि इलेक्शन पार्टी के अंदर रहने का मतलब ये नहीं है कि आप जब इलेक्शन का टाइम आए तो उस वक्त आप मुखालफत करें, और जब फारूक अब्दुल्ला साहब मैटर में आए तो आप स्टेज पर आए। हमें इसका कोई एतराज नहीं। अल्लाह की कसम करके कहता हूँ कि वो जो भी साथी हमारे लिए काबिल एहतराम है। वो सिस्टम को दिल से लगा करके आए, सिस्टम का एहतराम करते हुए, और बिलखुसूस जो हमारी पार्टी की डायरेक्शन है उसके ऊपर अमल करते हुए आए, डिसिप्लिन के जरिए से आए, तो हमारे लिए काबिल एहतराम है। हमें कोई उनका ये एतराज नहीं। अच्छा, जावेद अहमद राणा साहब की बात करें, इस टाइम कहीं ना कहीं उनके लिए एक मुकाबलेदार जो कंटेंडर है उनके अगेंस्ट में, वो बन रहे हैं इंजीनियर इशफाक साहब। कितनी सच्चाई है? क्या हकीकत में आपको उनका डर है सर? मेरे भाईजान, आपको क्योंकि खुद पता अक्सर है। मैं देख रहा हूँ, अक्सर अक्सर मैं देख रहा हूँ सर, उनके मतलब जब भी जावेद अहमद राणा साहब तकरीर करते हैं, उनका नाम जरूर लेते हैं। नहीं, नाम नहीं तो बल्कि ऐसा दबे नहीं है। अल्फाजों में कहते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि बाज औकात हमारी हमारे लोग जो है थोड़े सादे, लेकिन तो मुझे ये जी बात बताइए कि कौम को कौम बाढ़ किस लिए बनाती है? मतलब हम हमारे सादा लोग हैं ना। हमारे लोग जब फसल बोते हैं तो उसके आगे कांटे काट काट जो कांटेदार दरख्त झाड़ियां काट करके लगाते हैं। जिस तरीके से हमारे यहाँ कहते हैं सिमलू का और बिलखुसूस किकर के डंडे खड़े करते हैं कि भाई किस लिए, कि फसल को बचाने के लिए। सेम जी मिसाल इसकी ये भी है कि कौम की मसाइल को लेकर के जो नौजवान हो, बुजुर्ग हो, इलाके के अंदर से लेकर के बड़ी लीडरशिप तक, उस लीडर की जरूरत होती है कि जो लीडर बुर्दबारी से अवामी मसाइल का तहफ़्फ़ुज़ करे। आपको जी मुबारक हो कि आपने कई मर्तबा जो है वो चैनल्स के ज़रिया से बहुत सारे लोगों को एक्सपोज़ किया है। जो आप ही के चैनल पे उन्होंने कहा कि जो गवर्नमेंट फैसले लेती है, जी हाँ, गवर्नमेंट का हिस्सा है तो गवर्नमेंट जो फैसला लेगी हम गवर्नमेंट के फैसले के साथ हैं। 370 लूटा, उसके ऊपर उन्होंने ये बात की। मेंढर से आधी कंस्टिट्यूंसी, मेंढर की जो डीडीसी सी कंस्टिट्यूंसी, उसको उठा करके सुप्रीम कोर्ट के साथ लगा दिया। लोग तड़प रहे थे, ये जुगाल तक ये इलाका था, ये उठा करके उधर जब लगा दिया तो लोग परेशान थे कि यार ये क्या हो गया, हमारे ये इलाके उठा करके मेट्रो हेडक्वार्टर से उठा करके सुरन के साथ लगा दिए। तो तब जहां बोलने की बात आई वो नहीं बोले। मेंढर के साथ जब भी ज्यादती हुई वो नहीं बोले। मेंढर में कभी उन्होंने रोजगार के ताल्लुक से आवाज बुलंद नहीं की। किसी कौंसिल की मीटिंग के अंदर कभी अवामी मसाइल को उन्होंने डिस्कस नहीं किया। तो भाई अवाम उसको पसंद करेगी कि जो खामोशी से अवामी मसाइल का सौदा करे, या उसको पसंद करेगी जो बुर्दबारी के साथ अवाम के मसाइल की बात करे। तो लोगों की जमीनों की बात आई तो वो कहते हैं जी गवर्नमेंट का जो फैसला होगा कबूल होगा। ओ भाई, हमें चाहिए अवाम का रखवाला, बुर्दबार लीडर, बेबाक लीडर। अवाम समझती है, वो तो कहीं नजर ही नहीं आए, भाग रहे थे कुछ साथी हमारे, क्योंकि उनको अपनी पार्टी ढूंढ रही थी। वो अपनी पार्टी है ना, वो जो अल्ताफ साहब की, उनसे जी वो उनका इल्जाम है, मैं तो नहीं कहता, लेकिन मीडिया में हमने सुनी है ये बात कि उन्होंने कुछ लेन देन का मसला था। पिछले दिनों रकीब खान साहब यहाँ पर कह रहे थे कि कुछ लेन देन का मामला है उनसे, तो वो भाग रहे थे इधर उधर। ना वो एक जगह पे वोट दिलवा पाए, ना दूसरी जगह पे। हमारे यहाँ आए जनाब वाले तो उन्होंने कुछ किया, दूसरी जगह गए तो उन्होंने कुछ किया। तो वल्लाहु आलम, पिछले दिन उन्होंने रिपोर्ट बनाई हुई थी कि वो बीमार हैं, तो कहीं बीजेपी उनको ढूंढ रही थी, तो वो कह रहे थे कि मैं बीमार हूं। तो बहरहाल बाद में जाकर के कहीं उसी खेमे में नजर आए हमें। तो कुछ समझ समझ में जनाब को भी आया होगा
कि भाई कि यहाँ भाग भाग करके अपनी जान बचाने वाला लीडर नहीं चाहिए, फिराज साहब आगे बल्कि बात चल रही थी, एक चीज का जवाब अवामी दीजिएगा। अवामी जज्बात का तहफ़्फ़ुज़ करने वाला लीडर चाहिए और अवामी मसाइल को उजागर करके उनके हल करवाने वाला लीडर चाहिए। तो इसलिए सर ये तो मुख्तसर वक्त में ये बता दीजिएगा। उनको तो इंसान कोई साथी भी तसव्वुर नहीं कर सकता जनाब। आज की तारीख में उनके साथ जो साथी थे, वो साथी भी उनको छोड़ चुके हैं। वो साथी भी आज उनके साथ नहीं है, तो वो कहाँ हैं जनाब? वो तो हमें सर नज़र भी नहीं आते। मुख्तसर वक्त में बताइएगा। फारूक अब्दुल्ला जी, साहब एक रैली को संबोधित करते हैं मेंढर में, लास्ट ईयर की बात है। और जो सुनने में आ रहा है, मे भी सच भी हो, आप बताएंगे। चौधरी रहीम, माफी चाहूंगा, रहीम दास साहब एक्स-एमएलसी जो हैं, वो भी उन्होंने भी एक छोटी मीटिंग रखी थी, जिसमें शायद शौकत चौधरी साहब भी थे। और जब जावेद अहमद राना साहब की रैली खत्म होती है, उसके बाद फारूक साहब का ये था कि रहीम दास साहब की बात भी जानेगा। लेकिन जब उनसे जावेद राना साहब ने बोला कि अगर आप जाओगे मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ दूंगा, कितनी सच्चाई है सर? नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। देखिए फारूक साहब का ज़ाती फैसला था ये, क्योंकि फारूक साहब मेंढर में आए थे। और फारूक साहब की इज्जत नहीं बल्कि पार्टी के कारकुन की इज्जत दांव पर लगी थी, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बड़ी तहरीक का नाम है, क्योंकि आजादी की लड़ाई से लेकर के आज तक की सारी तमाम लड़ाई नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लड़ी है। और मुश्किल तरीन हालात से निकलने के बाद पहला दौरा था फारूक साहब का मेंढर का, जब ये तस्वुर किया जा रहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस खत्म हो चुकी है। तो ऐसे में जब एक रैली उन्होंने मेंढर में करनी थी और पार्टी का ऑर्डर निकला हुआ जो ऑर्डर था उसके मुताबिक एक रैली को उन्होंने सुरनकोट में, मेंढर में और एक ही रैली को पुंछ में उन्होंने खिताब करना था। यहाँ पे फारूक साहब ने ये तस्वुर किया कि मेंढर से हट करके अगर कोई प्रोग्राम करता है या सुरनकोट से हट करके कोई दूसरा प्रोग्राम करता है तो वो पार्टी की दरार तस्वुर किया जाएगा। तो इसलिए अवाम जो थे बहुत शुक्रिया। लीडरशिप जितनी भी थी वो मेंढर जलसा के अंदर मौजूद थी। और वहां पे जब अवाम नहीं थी और फारूक साहब का अपना फैसला था कि मैं इस रैली को संबोधित करने के बाद अब किसी चंद लोगों की मीटिंग के अंदर शामिल नहीं होना चाहता, ये डॉक्टर साहब का अपना फैसला था, ऐसा कोई फैसला राणा साहब का नहीं। सर बहुत बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए, और बहुत सारी बातें आपने क्लियर कर दी हैं सर, शुक्रिया। नवाज बहुत बहुत